तो लगभग 10,000 साल पहले ना केन्या की तुर्काना झील के पास एक जगह है नटारूक। वहां ना एक बहुत ही खौफनाक घटना हुई थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उस बारे में। जब पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई की तो जो कंकाल मिले वो सच में बहुत विचलित करने वाले थे। बिल्कुल, मतलब खोपड़ियां बुरी तरह से कुचली हुई थी और घुटनों की हड्डियां टूटी हुई थी और कई कंकालों में तो पत्थर के हथियार एकदम गहराई तक धंसे हुए थे। और सबसे भयानक बात यह है कि इन कंकालों में गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे। हाँ, तो मतलब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी और ना ही किसी जंगली जानवर का हमला था। ये इंसानों द्वारा इंसानों का किया गया एक बहुत ही सुविचारित और क्रूर नरसंहार था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये नरसंहार ना हमें उस सच्चाई के सामने ला खड़ा कर देता है जिससे हम अक्सर नजरें चुराना चाहते हैं। हम खुद को ये दिलासा देते हैं कि हिंसा तो बस एक अपवाद है। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो शांति की है। सही कहा। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। हमें लगता है कि इंसान मूल रूप से एक शांति दूत है, लेकिन नटारू के वे कंकाल और उन जैसे कई और प्रमाण हमारी इस कहानी में बड़े बड़े छेद कर देते हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। कृपाशंकर जी द्वारा लिखे गए एक अत्यंत शोधपरक लेख के आधार पर हम मानव स्वभाव और सहिष्णुता यानी टॉलरेंस के असली सच की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारा मिशन ये खोजना है कि क्या हम इंसान सच में जन्म से ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए बने हैं, या फिर ये शांति और मिलजुल कर रहना हमारी कोई बहुत गहरी जैविक मजबूरी है। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें इतिहास और मानव शास्त्र के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इंसानियत का सबसे कच्चा रूप दर्ज है। और आज हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो न केवल अतीत को देखने का नजरिया बदलेगा, बल्कि हम रोजमर्रा की बहसों और टकरावों को कैसे देखते हैं उसे भी पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो कहानी शुरू करते हैं हमारे अपने आगमन से। करीब 40,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस ने दुनिया में फैलना शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय धरती खाली नहीं थी। हमारे अलावा निएंडरथॉल और डेनिसोवन जैसी अन्य मानव प्रजातियां भी थीं। हाँ, वो भी आग जलाना जानते थे और औजार बनाते थे। बिल्कुल, लेकिन फिर अचानक वे सब इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। और उनका ये विलुप्त होना कोई मौसमी बदलाव या दुर्घटना नहीं थी। स्रोत स्पष्ट बताता है कि यह संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और सीधे टकराव का नतीजा था। मतलब होमो सेपियंस ने जैसे जैसे अपना विस्तार किया, उन्होंने किसी भी और प्रजाति के सह अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं किया। हाँ, हमने उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया। अपने शिकार और पानी के स्रोतों पर कब्जा करने के लिए असहिष्णुता का एक भयानक स्तर दिखाया गया। बाप रे, ये तो किसी सर्वाइवल थ्रिलर जैसा लगता है जहां विजेता सब कुछ ले जाता है। लेकिन लेख में ना दो भारी भरकम शब्दों का जिक्र है, भौम भाव प्रवणता और सामाजिक भाव प्रवणता। हाँ, जियो सेंटिमेंट और सोशो सेंटिमेंट। हाँ, वही। तो इन्हें अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से समझें तो ये क्या है? इन्हें समझना बहुत आसान है। भौम भाव प्रवणता यानी किसी जमीन को लेकर एक आक्रामक लगाव। कल्पना करें कि घर के बाहर सड़क पर, जो कि सार्वजनिक है, कोई और अपनी गाड़ी खड़ी कर दे। अरे हाँ, वो जो गुस्सा आता है उस वक्त। बिल्कुल, वो गुस्सा जियो सेंटिमेंट का एक छोटा रूप है कि ये मेरी जमीन है, यहाँ कोई और कैसे आ सकता है। समझ गया। और सामाजिक भाव प्रवणता? उसका अर्थ है अपने कबीले या अपने समूह के प्रति अंधा झुकाव और बाहरी लोगों पर गहरा अविश्वास। जैसे किसी बहुत ही आक्रामक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम की भीड़ का व्यवहार, हम बनाम वे। हमारी टीम जो भी करे वो सही है और सामने वाली टीम हमेशा गलत है। एकदम सही उदाहरण है। जब ये मानसिकता हावी होती है ना, तो विश्व बंधुत्व की बातें बस किताबी बनकर रह जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे हम आदिम युग से सभ्यताओं की ओर बढ़े, हमारी ये हम बनाम वे की मानसिकता खत्म नहीं हुई, बल्कि हमने इसे और ज्यादा परिष्कृत कर लिया। हाँ, संगठित कर लिया। इतिहास में जो बड़े अपराध हुए, चाहे वो दास प्रथा हो या धर्म के नाम पर लड़े गए खूनी युद्ध या फिर उपनिवेशवाद और होलोकॉस्ट, बिल्कुल, ये सब रातों रात गुस्से में उठाए गए कदम नहीं थे।
ये असहिष्णुता के बहुत ही व्यवस्थित और संस्थागत रूप थे। मतलब इंसानों ने बकायदा सिस्टम बनाए ताकि दूसरों को दबा सकें। तो इस पृष्ठभूमि को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है। क्या? कि सहिष्णुता हमारा कोई जन्मजात गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर सहिष्णुता का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होता है। एकदम सही। सहिष्णुता पूरी तरह से एक अर्जित गुण है, एक्वायर्ड है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कोई जटिल भाषा सीखते हैं। हमने सदियों के खूनी संघर्षों से थक कर इस गुण को अपनाया है। ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। यहाँ पहुंचकर ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है, एक गहरा पैराडॉक्स। वो कैसे? देखिए, अगर हमारा मूल स्वभाव ही संसाधनों पर कब्जा करने का है, अगर हम इतने आक्रामक हैं तो फिर हमने एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर दिया? बहुत अच्छा सवाल है। हम ये बड़े बड़े शहर बसाकर एक दूसरे के पड़ोसी बनकर क्यों रह रहे हैं? ये सवाल सीधे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा करता है। कमजोरी भी और सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार भी। स्रोत इस विरोधाभास को बहुत ही स्पष्टता से सुलझाता है। अच्छा। हाँ, सहिष्णुता भले ही सहज गुण न हो, लेकिन साथ मिलकर जीना हमारी एक स्वाभाविक और अजेय प्रवृत्ति है, और इसके पीछे कोई महान आध्यात्मिक कारण नहीं है। तो फिर क्या है? ये शुद्ध व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी। मैं इसे आज के दौर के एक शेयर्ड अपार्टमेंट के रूप में देखता हूं। कल्पना करें कि एक फ्लैट में 4 लोग रहते हैं। उनके स्वभाव बिल्कुल अलग हैं। खाने की आदतें एक दूसरे को परेशान करती हैं। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति असहिष्णु है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वे एक ही छत के नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले उस फ्लैट का किराया देना और राशन लाना उनके लिए आर्थिक रूप से असंभव है। बाहर की दुनिया बहुत महंगी है। और उस बाहर की दुनिया को अगर हम आदिमानव के नजरिए से देखें तो अकेले रहने का सीधा मतलब था मौत। हाँ, कोई अकेला इंसान अपना भोजन नहीं जुटा सकता था या जंगली जानवरों से बच नहीं सकता था। हमारी जरूरतें ही वो मजबूत गोंद हैं जो हिंसक प्रवृत्तियों के बावजूद हमें एक साथ जोड़े रखती हैं। यानी सह अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस कोई शौक नहीं है, ये जीवित रहने की बुनियादी शर्त है। समाज का अर्थ ही यही है, साथ साथ चलना, चाहे आप एक दूसरे को कितना भी नापसंद करें। यही कारण है कि इस मजबूरी ने सहिष्णुता को एक अनिवार्य सामाजिक नियम बना दिया। जब पता है कि जिंदा रहने के लिए सामने वाले की जरूरत है, तो आक्रामकता पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। बर्दाश्त करना सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? अगर हम सिर्फ मजबूरी की वजह से साथ हैं, तो ये शेयर्ड अपार्टमेंट तो किसी भी दिन आग में जल सकता है ना। हम महज लोगों की अच्छाई के भरोसे समाज को खुला नहीं छोड़ सकते। हाँ, भावनाएं तो बदलती रहती हैं। बिल्कुल, आज प्यार आ रहा है, कल किसी बात पर हमला हो सकता है। तो इस व्यवस्था को टूटने से कैसे बचाया जाए? इसके लिए हमें सहिष्णुता को संस्थागत या नियमबद्ध करना पड़ता है। स्रोत इस ढांचे को खड़ा करने के लिए कुछ ठोस स्तंभों की बात करता है। अच्छा, वो स्तंभ क्या है? सबसे पहला कदम है समाज को एक अनुबंध के रूप में स्वीकार करना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां ये मानकर चला जाता है कि मतभेद होंगे, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहने के इस प्रोजेक्ट को नहीं तोड़ेंगे। और उस अनुबंध को चलाने के लिए हमें कुछ सीमाएं तय करनी होंगी, जिसे लेख में शायद नैतिक नियम कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल, जो यम नियम पर आधारित है। इसे अगर बिना भारी शब्दावली के समझें तो वो मशहूर कहावत याद आती है, मेरा अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब कोई अपनी आजादी का आनंद तब तक ले सकता है जब तक उससे किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरा ना हो। लेकिन समस्या ये है कि इंसान केवल नैतिकता के भरोसे नहीं चलते। अगर सिर्फ ये कहने से कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ समाज सुरक्षित रहता, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी है, जातीय अहंकार या नस्लीय घृणा इतनी मजबूत हैं कि वे नैतिक नियमों को कुचल देती हैं। इसीलिए सामाजिक अनुबंध में कानूनी नियम को शामिल करना जरूरी हो जाता है। मतलब अगर कोई किसी की नाक पर मुक्का मारता है तो सिर्फ उसे बुरा फील कराना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके लिए एक सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। कानूनी डर के बिना सहिष्णुता बहुत जल्दी भीड़ की हिंसा में बदल सकती है। और कानून के साथ साथ एक और नियम है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, आर्थिक सामाजिक संरचना। हाँ, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सोचिए, उसी शेयर अपार्टमेंट में अगर एक रूममेट सारे राशन पर कब्जा कर लें और बाकी भूखे मर रहे हों, तो क्या कोई कानून उन्हें लड़ने से रोक पाएगा? कतई नहीं। जब तक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, कोई भी सह अस्तित्व टिकाऊ नहीं हो सकता। अत्यधिक असमानता हमेशा क्रांति को जन्म देती है। भूख के माहौल में सहिष्णुता की उम्मीद करना एक क्रूर मजाक है। बिल्कुल। और इन सब चीजों को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए,
यहीं पर शैक्षिक नियम काम आता है। मतलब स्कूलों के जरिए यह सुनिश्चित करना कि आने वाले बच्चे विविधता को खतरे के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक मूल्य के रूप में अपनाएं। इस तरह ये पूरा सिस्टम एक मशीन की तरह काम करता है, जहां कानून, अर्थशास्त्र और नैतिकता मिलकर असहिष्णुता को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब हम इस सहिष्णुता को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं ना, तो एक बड़ा वैचारिक संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। सवाल यह है कि अगर हम हर बात को बर्दाश्त करने लगें, हर अन्याय पर सहिष्णु बने रहें, तो क्या लोग फायदा नहीं उठाएंगे? ये तो होता है। क्या जरूरत से ज्यादा सहिष्णु होना इंसान को कमजोर नहीं बना देता? यहीं पर इस अध्ययन का सबसे शानदार विचार सामने आता है, जिसे द्वैध नियम या डुअल रूल कहा गया है। हाँ, ये द्वैध नियम इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये बताता है कि सहिष्णुता की कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो सकती। मतलब हर जगह एक ही नियम नहीं चलेगा। बिल्कुल, इसे व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन में अलग अलग तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जब बात निजी रिश्तों की आती है, तो वहाँ नियम है साधुता, सरलता और तेजस्विता। यानी व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपना ईगो किनारे रखना चाहिए। अगर दोस्त ने कुछ कड़वा कह दिया तो वहाँ लाभ हानि का गणित नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वहाँ हमें उदार होना चाहिए, माफ करना आना चाहिए। इसे मैं एक स्मार्टफोन के ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखता हूँ। हमारा पहला OS 1 हमारे निजी जीवन के लिए है, जो बहुत शांत और माफ करने वाला है। और समस्या तब होती है जब हम गलत जगह पर गलत OS बूट कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर समाज में हो रहे किसी बड़े अन्याय के सामने अपना OS 1 चालू कर दें तो तबाही तय है। स्रोत साफ कहता है कि सामूहिक जीवन में जब बात अधिकारों या शोषण की हो, तो अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। वहां संगठित होकर उसका अडिग प्रतिकार होना चाहिए। यानी वहां हमें अपना OS 2 एक्टिव करना होगा। हाँ, जो एक एक्टिविस्ट का OS है, जिसका उसूल सीधा है, सामाजिक अन्याय पर जीरो टॉलरेंस। सोचिए अगर हम इसे उलट दें, अगर व्यक्तिगत रिश्तों में OS 2 लगा दें, यानी हर छोटी बात पे जीरो टॉलरेंस, तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे, व्यक्ति का जीवन हिंसक हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर सामूहिक स्तर पर OS 1 लागू कर दें और कहें कि जो शक्तिशाली है उसे अत्याचार करने दो, तो पूरा समाज गुलामी में डूब जाएगा। साधुता का मतलब कायरता, ये चुप रहना नहीं है। यही संतुलन इस द्वैध नियम की सुंदरता है। ये दोनों नियम एक दूसरे को काटते नहीं है, बल्कि पूरा करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर क्षमा समाज को जोड़ती है, जबकि सामूहिक स्तर पर अन्याय का प्रतिकार समाज को पतन से बचाता है। क्या बात है! तो क्या ही अद्भुत यात्रा रही है आज के इस अध्ययन की। हमने वो 10,000 साल पुराने नटारुक के कंकालों से शुरुआत की थी। हाँ, जहाँ होमो सेपियंस की क्रूरता दिखी थी। वहां से हमने समझा कि कैसे हमारी हिंसक प्रवृत्तियों के बावजूद हमारी जरूरतों ने हमें साथ रहने पर मजबूर किया। हमने शेयर्ड अपार्टमेंट के नियमों को डिकोड किया, जहाँ कानून और नैतिकता मिलकर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। और अंततः हमने उस द्वैध नियम को समझा। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर हर रोज टकराव होते हैं, ये द्वैध नियम एक कंपास की तरह है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि कब ऊर्जा बचाकर माफ करना है और कब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। ये नजरिया वाकई दैनिक जीवन की उलझनों को सुलझा सकता है। तो इंसान ने सहिष्णुता को एक प्रोग्राम की तरह खुद में इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमें भोजन और सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद थोड़ा विचलित कर दे। आज हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही है। हाँ, AI और एल्गोरिथम। बिल्कुल। और इनमें हमारी तरह भूख या जीवित रहने का कोई डर नहीं है। उनके लिए सह अस्तित्व की वो जैविक मजबूरी काम नहीं करती जिसने इंसानों को सहिष्णु बनाया। ये तो बहुत गहरी बात है। तो जब हम बिना सामाजिक मजबूरियों वाली इन तकनीकों पर निर्भर हो रहे हैं, तो क्या ये भविष्य में हमारे समाज को वापस उसी निएंडरथल वाले आदिम संघर्ष की ओर धकेल देंगे? क्या हम अपनी ही बनाई डिजिटल दुनिया में, जहां बर्दाश्त करने की कोई मजबूरी नहीं है, असहिष्णुता का एक नया और खौफनाक इतिहास तो नहीं लिखने जा रहे? सोचिएगा जरूर।